बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं हम। हमारे सर्वे में असम में कमल खिलने वाला है। जी हां, इंडिया न्यूज और टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आया है उसमें 90 सीटें बीजेपी अलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि असम में पहली बार बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 90 सीटें मिलने का अनुमान है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। इंडिया न्यूज टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी और गठबंधन को 90 सीटें वहां मिल सकती हैं, यानी किसी की कोई जरूरत नहीं, सीधे सरकार बनाएगी बीजेपी। अगर ऐसा हुआ तो 90 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है हमारे सर्वे में। टुडेज चाणक्य और इंडिया न्यूज के सर्वे में देखिए, बीजेपी प्लस को 90 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस प्लस को केवल 27 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जाहिर किया जा रहा है। यूडीएफ के खाते में सर्वे कह रहा है कि 9 सीटें जाएंगी, ये और अन्य के खाते में 0 का फिगर आया है। यहां पर हमारे साथ मेहमानों का एक भरा पूरा पैनल हमेशा की तरह मौजूद है। यहां पर 2 मेहमान हमारे नए जुड़े हैं, मैं बता दूं, सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं बीजेपी से और मुकेश नायक हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। बाकी अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं और मानस बनर्जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जो हमारे एग्जिट पोल के सर्वे ने असम के बारे में भविष्यवाणी की है, मुकेश नायक जी क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है एक राज्य और सरक गया आपके हाथ से। देखिए, ये तो अनुमान है और मुझे लगता है कि ये अनुमान गलत होगा। देखिए, असम में जो मुख्य मुद्दे थे वो ये थे कि मेक इन इंडिया से असम को बाहर कर दिया, असम को स्पेशल पैकेज नहीं दिया। 2 बार भीषण बाढ़ असम में आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां ना गए, ना कोई राहत राशि उन्होंने दी। जो बिहार और दिल्ली के चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार और मोदी जी को लेकर इन बातों को आप कहने से क्या फायदा मुकेश नायक जी? अब तो सर्वे का नतीजा सामने, 90 में से कितने कम करेंगे आप? 90 में से कितने कम करेंगे आप? यही गलती आपने दिल्ली में की थी जब आम आदमी पार्टी की हवा चल रही थी। आपने कहा बीजेपी को नुकसान हो गया, सुपड़ा आपका साफ हो गया। देखिए, हम तो आकलन पर बात कर रहे हैं, अनुमानों पर बात कर रहे हैं, और पूरे असम की जनता के मन में क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास केवल 5 सीटें थी, कोई बहुत आशाजनक प्रदर्शन भी उन्होंने नहीं किया। अरे पूरे देश में कभी 2 सीटें थी बीजेपी के पास, पूरे देश में कभी 2 सीटें रही हैं। आज सरकार है, क्लियर मैंडेट की सरकार है, 5 सीटें होने से क्या होता है? या मैं मानस जी आपको लाऊंगा, आपका सवाल मैं पूछूंगा मुकेश नायक जी से। मुकेश नायक जी, 2 और 5 सीटों से क्या होता है? अभी जो सर्वे का नतीजा है, आप अनुमान पे बात कर रहे हैं, ये भी अनुमान ही है। नहीं तो मेरा अनुमान आपसे अलग है ना। जब अनुमान पे बात हो रही है तो मेरा अनुमान आपसे अलग है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें असम में मिलेंगी। ना तो इस तरह का कैडर है बीजेपी का असम में, ना इस तरह की कोई आशा लोगों के मन में उन्होंने जगाई है। केंद्र सरकार के फेलियर का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। चलिए, मैं भी मान गया कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। आप 27 पे क्यों अटक गए ये बता दीजिए। चलिए, आपका आकलन अपने बारे में भी तो होगा। बीजेपी के बारे में आपने आकलन पेश कर दिया कि इतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितने हम सर्वे में दिखा रहे हैं। हम सर्वे में 27 दिखा रहे हैं, आप 27 पे कैसे फंस गए आकर? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया वहां पर? ये प्रति प्रश्न तो मैं आपसे भी कर सकता हूं कि आप 90 पे महाराज क्यों अटक गए। हम कहां 27 पे अटके। हम तो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम आएगा, हमें उम्मीद है कि 90 पे अटकना क्या हुआ? तो सरकार बन गई ना, कमल खिल गया है, हमारा कैडर है। अटकना क्या और निकलना क्या मुकेश जी? कमल खिल गया 90 पे वहां पर। अभी कहां परिणाम आ गए? मैं तो अनुमान पर ही बात कर रहा हूं आपकी तरह। अभी परिणाम आए नहीं है महाराज, और आप शपथ दिलाने लगे। अच्छा चलिए, मैं शपथ नहीं दिला रहा, मैं शपथ दे, लेकिन 27 से कितना इम्प्रूव कर लेंगे आप अनुमान? मेरे और आपके परिणाम में मुकेश जी, तो एक बात आपको पूछ रहा हूँ। आपने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि असम में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा, हमको अच्छी सीटें मिलेंगी, हमने अच्छा काम किया है। आप परिणाम आने दीजिए, फिर आपके साथ बैठेंगे, जो परिणाम आएगा उसको हम मान लेंगे। लेकिन हमारा आकलन है कि बीजेपी को 90 सीटें असम में नहीं मिलने वाली। का नुकसान के साथ 27 पर फंसे हुए आप। बहरहाल मानस जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन चल रहा था उस टाइम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बोल दिया। एक आदमी ने पूछा, आप तो खुद हार जाएंगे लगता है, आपका कोई आदमी नहीं रहा, कोई नहीं रहा, बल्कि हारेगा हमारे क्या बात है, हारेगा। देखिए बात सुनिए, मैं हार जाऊंगा बोला था, ये चीज क्यों मान लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, फिर बाद में भी बोला है, और जो होगा मान लेंगे। तो आप इतना हताशा क्यों मुख्यमंत्री के पास आ गया? उन्होंने कॉन्फिडेंस
लेके का बात नहीं किया, कॉन्फिडेंटली नहीं बोला था, बार बार हताशा था उनका इस पे बातों में। बार बार बताया हिमंत विश्व शर्मा आया वहां से, वो हमारे बारे में झूठ बोल रहा है बोला, लेकिन हिमंत का जो जितना जनाधार मिल गया था, जितना पब्लिक गैदरिंग हुआ, 60,000 1 लाख से आदमी, अगर तरुण को कोई बोला है 10,000 आदमी, ये कैसे हो रहा, आप बताइए इसमें। वहां पे हवा बीजेपी का पेपर में था कि नहीं, बताइए। आप एक जगह देखे आपका 1 लाख आदमी आया, इनको तो सब जगह में हुआ 1 लाखों आदमी। ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हाँ उन्होंने खुद ही बोला है। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो परिणाम आएगा उसको हम मान लेंगे, ये लोकतंत्र है, जनादेश का सम्मान करेंगे, जो परिणाम आएगा मान लेंगे। तो मानस बनर्जी ये कह रहे कि इसमें उनकी हताशा झलक रही थी, इतने हताश क्यों थे वो? परिणाम अच्छा आएगा तो हताश क्यों थे इतना? कभी तो इनका हताशा इसे नहीं देखा हम लोगों ने। पता नहीं, हमें तो आप हताश लग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है हमसे पहले उन्होंने सर्वे करा लिया होगा। हताश थे वहां पर, आपको पता नहीं। मुझे लगता है हमसे पहले, मुकेश जी मुझे लगता है हमसे पहले आपके मुख्यमंत्री ने सर्वे करा लिया होगा, इसलिए शायद कह रहे थे कि जो फैसला जनता का होगा वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन सुदेश वर्मा जी, क्या वाकई में असम की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत खुश होने वाली स्थिति है, या जिस तरीके का आकलन मुकेश नायक पेश कर रहे हैं आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत से ही अगर आप बात करें, जो मानस बनर्जी बता रहे थे कि शुरुआत से ही आप बात करें तो लोगों को ऐसा लगा कि इस बार बीजेपी कैंपेन में पूरी तरह से है और बीजेपी का एज दिखता रहा आपको। और हमारे कैंपेन में देखिए हमने हर जगह नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां कैंपेन किया, डेवलपमेंट की बात की। डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा था जो इस सरकार के खिलाफ गया, करप्शन इस सरकार के खिलाफ गया। और आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं, हमारे भी एक्सपेक्टेशंस वही थे कि नहीं हम जीतेंगे और अच्छी तरह जीतेंगे। और एक स्वीप टाइप ऑफ सिचुएशन जब होता है, इसका मतलब है कि लोगों ने पॉजिटिवली आके बीजेपी को गुड गवर्नेंस के लिए एक मौका देने की ठान ली है। मुझे तो यही लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट में बहुत उलट पलट होने वाला है। अगर थोड़े से डिफरेंसेस से जीत हार होती तो आप बोल सकते थे कि तरुण गोगोई के खिलाफ है। ये तरुण गोगोई के खिलाफ नहीं, ये बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी के फेवर में है। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत काम किया गया, बहुत डेवलपमेंट, रेल लाइन चला गया। अच्छा, आपकी मुकेश नायक की खुशी के लिए प्लस माइनस में भी बता देता हूं मैं, 90 सीटों का आंकड़ा है, प्लस माइनस आप 9 सीटें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आपकी खुशी के लिए माइनस भी हो सकती है और सुदेश जी की खुशी के लिए प्लस भी हो सकती है। यूडीएफ 9 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसमें यह है कि 3 सीटों का उलटफेर हो सकता है इधर से उधर, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें या तो आ सकती है या उसका खाता भी नहीं खुलेगा। ये इस वक्त असम की सिचुएशन है। सुदेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसका फायदा हुआ, लेकिन सुदेश जी साफ तौर पर बात ही मुकेश नायक ने यह कहते हुए शुरू की थी कि असम में बीजेपी ने विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। नहीं, ये तो सही नहीं है ना। देखिए, डोनर मिनिस्ट्री जो है, जो नॉर्थ ईस्ट को देखती है, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, इंडिया की सरकार आई थी पिछली बार, उस समय बनी थी। उसके बाद कांग्रेस ने डोनर मिनिस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, कोई काम ही नहीं किया। और हमने आते के साथ, मोदी जी जब सरकार आई ये वाली एनडीए की, तो हमने आते के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत से गांव है जहां अभी भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है। किस चीज का क्लेम करेंगे तरुण गोगोई जी? 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भी ये बोले कि हमें और दे दो, हम डेवलप कर देंगे। अरे आपको मौका मिला, आपने नहीं किया। और हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सिंपल तरीके से बोला लोगों को, एक मौका तो दीजिए। आपने इतना मौका दिया, एक मौका दीजिए, उससे आपका कुछ नहीं जा रहा है। और आसाम के डेवलपमेंट के प्रति कटिबद्ध हैं और इसीलिए लोगों ने खुलकर, देखिए जब आप मांगते हैं दिल खोलकर तो जनता आपको खुलकर देती है जी। तो पूरा असम नहीं, खाली पूरा नॉर्थ ईस्ट में काम किया। रेल लाइन कहां से कहां लेके गया? मेघालय गोपुर में गए, अरुणाचल जा रहा है, तो क्या बोला, मणिपुर में घुस गया रेल लाइन। ये तो यही भाई, रेल लाइन आप कहां लेके गए? आपने तो केवल हरी झंडी पर दिखा दी। रेल लाइन तो कांग्रेस के जमाने में बनी। आपने कौन सी नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन बचा दी? आपने तो रेल लाइन बन गई, प्रस्ताव लेके बैठा था, मोदी जी गए, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। आपने तो प्रस्ताव लेके बैठा था, लेकिन ये तो काम करके दिखा दिया ना। देखिए, बोलते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जब लोगों को लगा कि ये सरकार आएगी तो काम करेगी, तो लोगों ने वोट दिया। अब हमारी सरकार जो है टेस्ट पर होगी, अनुराग जी, डेवलप करना असम पड़ेगा। का जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, इसका पहला जो अर्थ है वो ये है कि पक्ष और विपक्ष लोग शासन में परिवर्तन चाहते थे। पहला अर्थ यही है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं प्लस माइनस 9 का करेक्शन दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद करते हैं आप? हम लोगों का भी आकलन था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 99 और 75 तो आएगा ही, सीटों पर आगे थी,
तो वो कुल मिलाकर मैं कह रहा 75 हूं। से 80 के सीटें ले आ सकती हैं, ये तो अनुमान हम लोगों का भी था। लेकिन इससे यह दिखाई देता है, कुछ बातें साफ है कि बंगाली मुसलमान, बांग्ला भाषी मुसलमानों को छोड़ करके बाकी मुसलमानों का वोट बटा है व्यापक रूप से। बांग्ला भाषी मुसलमान एआईयूडीएफ के पक्ष में गए होंगे। दूसरा, जो चाय बागान के 50 लाख करीब जो मजदूर माने जाते हैं वो कंप्लीट बीजेपी के पक्ष में आए हैं। ट्राइबल, प्रो ट्राइबल, फुल ट्राइबल। हाँ, एक ठीक है। लोकसभा चुनाव में गए हैं। तीसरा है कि जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जो बांग्लादेशियों को बाहर करना, खासकर जो 1985 के समझौते को लागू करने की भाजपा ने जो बात की है ना, उसका असर पूरा पड़ा है। चलिए अवधेश जी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कई तमाम दिलचस्प आंकड़े हो सकते हैं जो अभी सामने आने बाकी, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ बना रहेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आए। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप इंडिया न्यूज और टुडेज चाणक्य का सर्वे देख रहे हैं, एग्जिट पोल देख रहे हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उन पर किसकी बनेगी सरकार, किस आधार पर दिए गए वोट। आइए सीधे चलते पश्चिम बंगाल का हाल जानने के लिए चित्रा के पास। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुराग पश्चिम बंगाल का हाल जानना, क्योंकि माना यही जा रहा है ममता बनर्जी एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सीटें कितनी होंगी उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। छप्पर फाड़ कर लग रहा है इस बार भी पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। 184 सीटें 2011 में मिली थी, लेकिन टीएमसी को इस बार 210 सीटें, इसमें से आप प्लस माइनस 14 सीटों को कर सकते हैं। लेफ्ट पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 70 सीटें यहां पर लेफ्ट प्लस कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था 2011 में, लेकिन इस बार 14 सीटें मिलने की उम्मीद बीजेपी के लिए, प्लस माइनस इसमें आप 5 का कर सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में कुछ नहीं। कुल मिलाकर अगर टीएमसी की स्थिति हम देखें तो 294 में से अगर 210 सीटें ममता बनर्जी को मिलती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाएगी और सारी पार्टियों के लिए एक चुनौती भी कि ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बाद भी सारी पार्टियां उनको दबा नहीं पाई। और 2011 के मुकाबले यहां पर अनुराग ममता बनर्जी का प्रदर्शन कम से कम इन एग्जिट पोल के हिसाब से हम बात करें तो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो पश्चिम बंगाल की बात हो गई। असम का अब हम रुख कर लेते हैं। असम के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। बीजेपी की वहां पर आंधी, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने चेहरे के बलबूते बीजेपी की सरकार बनाने में वहां पर कामयाब रहे हैं। असम की तस्वीर बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन 90 सीटें छप्पर फाड़कर असम की जनता यहां पर वोट देती हुई दिखाई दे रही है। इसमें प्लस माइनस आप 7 का कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 27, यहां पर प्लस माइनस 7 का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी एआईयूडीएफ को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्लस माइनस 3 का, जबकि अन्य की स्थिति यहां पर बेहद खराब है, प्लस माइनस 2 का आप कर सकते हैं। हो सकता है किसी का वहां पर खाता खुल जाए, लेकिन बीजेपी की आंधी यहां पर चल रही है। बड़ी बातें इन दोनों ही राज्यों की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल कहता है 210 सीटें ममता बनर्जी ला रही है, यानी कि 2011 के मुकाबले इस बार टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। और असम में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, उसका प्रदर्शन काफी बेहतर। और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है अनुराग कि 2014 में असम में जिस तरह का प्रदर्शन था बीजेपी का, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी असम में दिखाई दे रही है। अनुराग, बिल्कुल चित्रा, असम में बीजेपी का प्रदर्शन जिस तरीके का है वैसा ही प्रदर्शन, बल्कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन ममता बनर्जी इस बार करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मानस बनर्जी, क्या चौंकाने वाली बात ज्यादा है, ममता बनर्जी की वापसी या वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट का फेल्यूर? क्योंकि 35 साल शासन रहा, उसके बाद ममता बनर्जी आई, आप कुछ नहीं, 5 साल लेफ्ट ने कुछ नहीं किया, वहां कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैंने पहले ही बोला अनुराग जी, ये ममता बनर्जी 5 साल में जो सीपीएम का 34 साल में दिखाई नहीं दिया। आप अभी कोलकाता से लेके गांव में जाइए, रास्ता जितना है ना, सड़क इतना साफ सुथरा है, क्लीन। अच्छा, और उनका जो प्रोजेक्ट एक एक करके प्रोजेक्ट उन्होंने काम किया। मैंने कन्याश्री प्रोजेक्ट के लिए बोला था, एक कन्याश्री प्रोजेक्ट के लिए गुजरात गवर्नमेंट भी ममता से कांटेक्ट किया था। मानस जी, चुनाव आने से पहले इस तरीके की सड़कों की सफाई और तमाम योजनाओं की घोषणा हर सरकार करती है। शुरू से यहाँ तो 5 साल का लेखा जोखा है। नहीं, 5 साल से शुरू से ही काम कर रही थी। और उसके बाद ये कन्याश्री प्रोजेक्ट बहुत साल पहले ही उन्हें अनाउंस कर दिया कि हर जहां गरीब घर का, वो मिडिल क्लास जो भी है, लड़की है जिसका घर में, उसको 50-50 हजार रुपया सबको दिया। ये 50 हजार रुपये रखो बैंक में, जब तुम्हारा लड़की का जो शादी का टाइम में इसको खर्चा करो, ये पैसे से खर्चा करना है। तो ये जो काम किया, प्लस 2 रुपया किलो, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हमने भेजा, ये नहीं जो भी है। ये जो 2 रुपया किलो चावल सबका घर घर में भेजा गया था, सबको पूछा गया था।
और मुस्लिम जो कम्युनिटी है 73 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पे 75 से 85% पॉपुलेशन है। एक गारंटीड 73 सीट ममता का उन्होंने मदरसा बनाया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज, खाली मुस्लिम प्रोफेसर रहेगा, मुस्लिम कॉलेज में भी मुस्लिम ये लोग रहेगा, शिक्षक रहेगा। ये जो किया है और मुस्लिम परसेंटेज सारा के सारा ममता के फेवर में गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं मुस्लिम परसेंटेज ममता के फेवर में गया, ममता के काम ममता के फेवर में गए। मैं अनुज गुप्ता असम में किसको कितनी सीटें और फिर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे और फिर चर्चा में आएंगे। देखिए असम का एग्जिट पोल क्या कहता है। असम के एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 के नफा नुकसान के साथ 90 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 7 के नफा नुकसान के साथ 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा यूडीएफ को 3 के नफा नुकसान के साथ 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में वहां 0 का फिगर है, 2 के नफा नुकसान के साथ। ये असम की पिक्चर है। और इसके बाद अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो वहां दीदी की बम्पर वापसी होती हुई दिखाई देती है। ममता बनर्जी को 210 सीटें दिखाई देती हैं आती हुई 14 के नफा नुकसान के साथ। टीएमसी वापस आती हुई नजर आती है। लेफ्ट और कांग्रेस को 9 के नफा नुकसान के साथ 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी प्लस को 5 के नफा नुकसान के साथ 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 2 के नफा नुकसान के साथ अभी 0 का फिगर यहां पर सर्वे में नजर आ रहा है। चर्चा में वापस लौटते हैं और सीधे मैं अनुज गुप्ता जी का अब रुख करूंगा। अनुज गुप्ता जी, ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ किया है कि जनता चाहती है कि उनकी वापसी हो। हम मुस्लिम वोट परसेंटेज की भी बात कर रहे थे जो पूरा का पूरा उनके साथ जाता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक, या कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने कोई इतनी भारी गलती कर दी कि ममता की लॉटरी लग गई? देखिए, मुझे तो लग रहा है दोनों ही राज्यों जिनके हमने अभी आंकड़े दिखाए हैं, लोकसभा चुनाव में जो हवा बही थी वही हवा 24 महीने बाद भी, और देखिए आज 16 मई है, आज से ठीक 2 साल पहले चुनावी नतीजे निकले थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 24 महीने बाद भी वही हवा बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। और यदि बंगाल में, जैसा कि हमारा अनुमान अब बता रहा है, यदि यही सत्य होता है तो सोचिए कि इसका केंद्र की राजनीति पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी के दबाव में वामपंथियों के साथ पहली बार कांग्रेस ने वहां गठबंधन किया है, खुला किया, बैठा किया, वो अलग बात है, लेकिन गठबंधन किया और मंच पर एक साथ बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ राहुल गांधी ने प्रचार किया। तो पहले एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि आखिर राहुल गांधी को कैसी कांग्रेस विरासत में मिलने वाली है, मगर यदि ये सही निकलता है तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा कि राहुल गांधी क्या अध्यक्ष बन पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बुजुर्गों की टोली बहुत दिनों से लगी हुई है। राहुल पर ले पूरा मामला। जी बिल्कुल, क्योंकि सोनिया गांधी को 2019 तक अध्यक्ष रखा जाए, इसका दबाव कांग्रेस के अंदर बढ़ा हुआ है। और यदि राहुल गांधी का ये एजेंडा फ्लॉप हो जाता है तो शायद उनको अध्यक्ष बनाने वालों को निराशा हो सकती है। जी, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सुदेश जी ये है आपसे कि मुझे लगता है कि वहां की जनता को ममता का विकल्प नजर नहीं आया, तो ये आपकी बहुत बड़ा आपका फेल्यूर कहा जाए कि बीजेपी वहां पर फायदा नहीं उठा पाई क्योंकि ममता के आगे पीछे कोई था ही नहीं, तो जनता ने कहा कि ठीक है दीदी बेहतर है। हमारे पर्सपेक्टिव से अनुराग जी निश्चित ही हम अल्टरनेटिव नहीं इमर्ज कर पाए, ये तो आंकड़े भी बताते हैं। लेकिन आप देखिए दूसरा जो अल्टरनेटिव था कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस, आप देखिए एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, रैंक अपॉर्चुनिज्म, उसके और कोई प्लैंक नहीं था। और इससे लगता है कि जो कांग्रेस के भी समर्थक होंगे जो लेफ्ट के खिलाफ रहे हैं हमेशा, क्योंकि बीजेपी अल्टरनेटिव नहीं इमर्ज की है, तो हकीकत है हम वैसा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाए। लेकिन जो जिस तरह के मतलब शानदार आउटफील्ड के होते हुए, खराब बॉलर्स के होते हुए भी आप छक्का नहीं मार पाए, जिस तरह की भीड़ आई थी मोदी जी को सुनने के लिए, हमारे बाकी स्पीकर को सुनने के लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, लगा कि अगर स्ट्रक्चर हमारे पास होता तो हम बहुत अच्छा करते। तो जो कांग्रेस के उम्मीद नहीं की थी क्या आपने वहां पर ऐसी? नहीं, हम आप चकित लग रहे हैं, जो रिस्पांस वहां जनता में मिला उससे चकित लग रहे हैं। हम इम्प्रूव तो हर जगह कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्लस ही है हर जगह। लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस की आप एक मेन अपोजिशन पार्टी बन जाइए, वो लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी को फायदा इसलिए होगा, कांग्रेस का भी जो सपोर्ट बेस था उसने ममता को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट से तो उनकी दुश्मनी रही। ये अलायंस कैसे आया समझ में नहीं आता कि आप केरला में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि बंगाल में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो जनता जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती। यही कारण है कि स्वीप जैसी सिचुएशन आप दिखा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये बिल्कुल होता नजर आ रहा है। अवधेश जी, बीजेपी वहां स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाई और कांग्रेस ने गलती की लेफ्ट के साथ अलायंस करके, क्या ममता बनर्जी की जीत की यही सबसे बड़ी वजह होगी? देखिए, पहला तो 2010 से भारत के चुनाव की एक प्रवृत्ति है कि सबको बहुमत मिलता है और जबरदस्त बहुमत भारत में मिलना शुरू हुआ है। तो एक तो उस प्रवृत्ति की ही है, इसको मैं मानता हूं कि इसका विस्तार है। बाकी ये
बाकी जो भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं को विकल्प के रूप में प्रस्तुत वहां नहीं किया। एक पार्टी के रूप में इसलिए चुनाव लड़ती रही कि हमको कुछ सीटें आ जाए वहां, इसके अलावा उनका कोई स्टेक नहीं था। ठीक है। वाम मोर्चा और कांग्रेस ने जरूर आपस में गठबंधन किया, लेकिन साथ आने में बहुत देरी हिचकते रहे। वो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जिस सभा की बात अनुज जी कर रहे थे, वो सभा काफी देर के बाद हुई, जिस पर बुद्धदेव भट्टाचार्य को मिले। लेकिन जो मूल बात जो मेरी समझ में आ रही है कि वाम मोर्चा के 3.5 दशक के शासन से जो नाराजगी, जो भय लोगों में कायम था, वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। उनकी वापसी से इकोनॉमी के गिरने का भय, उनकी वापसी से दादागिरी बढ़ने का भय अभी कायम है, और उन सब में विकल्प एक ममता बनर्जी ही दिखाई दे रही थी। इसलिए उनको पूर्णता से, और जो दादा बार बार कह रहे हैं कि 36 से 37% जो मुस्लिम वोट है, मुझे लगता है कि उसने वन साइडेड वोटिंग किया है, और उसके परिणाम हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुकेश नायक जी, गलती हो गई क्या कांग्रेस चलेगी से? वहां पर? मुकेश नायक जी, आप मानते पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गलती हुई अलायंस करके लेफ्ट पार्टी से? नहीं, कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था। अभी मैं पूरा एनालिसिस सुन रहा हूं, सब विद्वान लोग बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज बीजेपी नहीं ले सकती, और जिन राज्यों में बीजेपी इलेक्शन को पोलराइज नहीं कर सकती, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस नहीं रही है। 2011 में भी केरल में एक भी सीट नहीं है बीजेपी की, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, पांडिचेरी में एक भी सीट नहीं है, पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं है। 289 सीट्स पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, केवल 4% वोट मिला और एक भी सीट नहीं आई। और कांग्रेस ने 66 सीट्स पर अपने कैंडिडेट लड़ाए थे, उसमें से 42 उम्मीदवार की चर्चा कर, और इस बार 42 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं। आप देखना कि सुनिए मुकेश जी, आप जो मोर्चा बनाया ये कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के लिए, इसमें तो आपका सुनिए, आपका अपना पार्टी के अंदर में असंतोष था यहाँ पे, इसीलिए त्रिपुरा में आपका कांग्रेस टूट गया। वो तृणमूल में ज्वाइन किया। अभी त्रिपुरा में आपका कांग्रेस पार्टी का कोई वहां पे अस्तित्व ही नहीं है, वो पूरा टूट गया। आपने देखिए, रिपोर्ट ले लीजिए, त्रिपुरा में आपका कांग्रेस नहीं है, तृणमूल में ज्वाइन किया, ये जो 4 दिन पहले ज्वाइन किया। अभी आपका कांग्रेस का वहां पे असंतोष था, सीपीएम में भी असंतोष था, अंदर में आपका भी आपको बैकअप किया था। जवाब दीजिए मुकेश जी। मुकेश जी को बोलने ये देखिए, जब आप ठीक कह रहे हैं कि हमने गठबंधन करने में देरी की, हम थोड़ा कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करके अगर इसको और टाइम बाउंड करते तो कार्यकर्ताओं में समरसता ला सकते थे, कार्यकर्ताओं में समन्वय बना सकते थे। उसमें थोड़ी सी पश्चिम बंगाल में कमी आई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां सीमित आधार है कांग्रेस का, उसके आधार पर हमें क्षेत्रीय पार्टियों से समन्वय बनाना पड़ता है, और ये गठबंधन की मजबूरी होती है हर राज्य में राष्ट्रीय दलों के साथ। और उस मजबूरी के साथ हमने पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों के साथ अपना समन्वय बनाया। हम इसको थोड़ा 1 साल पहले करते तो दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में समन्वय, समरसता और सीटों के विभाजन में एक अच्छी स्ट्रेटेजिकल अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते थे, वो हम नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि 42 सीटों पर हमने जो चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल में, अब वहां अच्छा करेंगे। असम के बारे में क्या कहेंगे? एक मुकेश जी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कांग्रेस पार्टी वहां वामपंथियों से लड़ाई लड़ती रही है, वहां के कार्यकर्ता लड़ते रहे हैं। इसलिए से जो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने वहां समझौता किया, वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं था। वो ये बहुत बड़ा कारण है आपके पीछे जाने का। त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर भी बोला है, गालियां दिया। नहीं, समझौता हमने ठीक किया, लेकिन समझौता हमको 1 साल पहले अगर हम करते तो इसके बेहतर परिणाम हम ला सकते थे। अभी असम के बारे में हमसे पूछा गया जी। असम के बारे में मुझे ये कहना है, जैसे अभी अवधेश कुमार जी ने 1-2 प्रश्न उठाए थे। पहला प्रश्न उन्होंने ये उठाया था कि असम में चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों में मोदी जी ने एक उम्मीद जगाई। मैं विनम्रतापूर्वक उनसे ये कहना चाहता हूं कि 2 साल हो गए केंद्र में सरकार बने, आज तक टी बोर्ड का गठन नहीं किया। बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर पूरे देश में उन्होंने एक प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का औजार बनाया इस मुद्दे को, लेकिन 2 साल हो गए, कोई रोड मैप सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी
बांग्लादेश के दौरे पर गए, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, सरकार से इस मुद्दे पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। चुनाव के समय असम में प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े बड़े डैम बनाने का आश्वासन दिया था। पुरानी क्लिपिंग आप चला सकते हैं, लेकिन उसका कोई रोड मैप सामने नहीं आया, उसकी कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद उन्होंने इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करी। ये मुद्दे रहे हैं असम में। अब देखिए जो भी चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद हम उसका आकलन करेंगे। जी देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात जो हो रही है इस चुनाव में, भले ही मुकेश जी कुछ भी बोले, जो हम बोलते हैं ना हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत, बंगाल से साफ जी, और केरला तो लूज कर ही रहे हैं ये लोग, तो फिर बचे कहां? जो बीजेपी का गिनवा रहे थे, अरे कांग्रेस का गिनवाएंगे किस किस राज्य में है, तब आपको समझ में आ जाएगा बीजेपी का क्या आकार है पूरे देश में और आपका क्या आकार है। लेकिन ये तो नहीं, मैं सुदेश जी, मैं आप पर ही आ रहा था और इस सवाल के साथ आ रहा था कि मुकेश नायक जी ने एक बहुत संगीन आरोप आपकी पार्टी पर लगाया है, वो ये कि जहां पर आप वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाते वहां आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर क्या जवाब? नहीं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। काहे का ध्रुवीकरण बताइए? अगर हम सच्चाई की बात करते हैं आईएमडीटी पर बीजेपी जो बोल रही है, आप महाराज जी से पूछ लीजिए, आसाम के हैं, वहां के लोग विश्वास कर रहे हैं हमारी बात पर, क्योंकि हम खुल के बोल रहे हैं, कोई छुपाने की बात नहीं है। इनको लग जाएगा ध्रुवीकरण, क्योंकि आप माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं, आप छुपाते हैं, हमें छुपाने की, हम स्पष्ट बोलते हैं, और इसलिए माइनॉरिटी भी देखिए समझने लगा है कि ये लोग जो है सीधा बोलते हैं, कुछ छुपाने वाली बात नहीं, जो सही है देश के लिए वही होगा। इसको आप माइनॉरिटी अपीसमें बोल सकते हैं। हम लोग नहीं करेंगे ध्रुवीकरण, आप करते रहिए और आप हारते रहिए। और जहां भी देखिए अभी जो चुनाव की बात है, अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में हम कहाँ हैं? तमिलनाडु में तो डीएमके और एडीएमके के बीच झगड़ा है, केरला में आपके और लेफ्ट फ्रंट के बीच में झगड़ा है, तो हमारा तो है ही नहीं, तो हमको आप कैसे तोड़ रहे हैं? फिर भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा और आप आश्चर्य से भी थोड़े से। चलिए मुकेश जी, मैं आऊंगा आपके जवाब के लिए। इस वक्त चित्रा के पास चलते हैं, सर्वे की कोई तस्वीर वो दिखाना चाहती हैं। चित्रा देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, चूंकि दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से बता दें, असम में बीजेपी छप्पर फाड़ कर अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 90 सीटें, अगर हम बात करें 2011 की, सिर्फ 5 सीटें उस वक्त बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। उसने वहां पर गठबंधन किया और बीजेपी ने जितने भी निर्णय लिए वो सारे निर्णय असम के परिप्रेक्ष्य में सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तस्वीर देखिए, 126 कुल सीटें हैं असम में, जिसमें से बीजेपी प्लस को 90 सीटें प्लस माइनस आप 7 का कर सकते हैं, लेकिन छप्पर फाड़ कर अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी जा रही है असम में। यह बात बिल्कुल तय हो गई है। नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर से, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ताबड़तोड़ दौरे वहां पर किए गए नरेंद्र मोदी की ओर से। कांग्रेस पार्टी 27 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, और आपको ये बता दें कि अभी अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके पास 8 राज्यों में उसकी सरकार है और असम को वो लूज करती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल साफ साफ दिखाई दे रहा है। एआईयूडीएफ 11%, ये वोट शेयर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वोट शेयर में देखिए तकरीबन 11% का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। यह असम की तस्वीर है, लेकिन सीटों के लिहाज से बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। और कुल मिलाकर असम के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो असम कांग्रेस पार्टी लूज करने के लिए जा रही है, जबकि असम में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू चल गया है। उन्हें भी यहां पर 2011 के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 210 सीटें, आपको बता कि कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। 184 सीटें 2011 में टीएमसी को मिली थी, लेकिन इस बार 184 से कहीं ज्यादा 210 सीटें मिलती हुई टीएमसी को दिखाई दे रही हैं। प्लस माइनस आप यहां पर 14 का कर सकते हैं। लेफ्ट कांग्रेस एक साथ मैदान में आई, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं, 70 सीटें। बीजेपी प्लस को यहां पर 14 सीटें। बीजेपी के पास कुछ नहीं था 2011 में, जो कुछ भी मिलेगा उसके लिए प्लस ही होगा, जबकि अन्य के खाते में कुछ नहीं, हालांकि प्लस माइनस यहां पर 2 का है। 2 राज्यों में असम में अपनी सरकार बनाएगी बीजेपी, जबकि ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में। ये बात की हमने 2 राज्यों की, लेकिन अभी भी 3 राज्य बाकी हैं। उन 3 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे आपको आगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज और चाणक्य का आप सर्वे देख रहे हैं, और सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं कुछ रोमांचित कर रहे हैं, कुछ चौंका रहे हैं, कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं। लेकिन अवधेश जी, कुल मिलाकर कहा जाए और देखा जाए तो ये 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी हो सकते हैं, बाकायदा उनके लिए एक बहुत कठिन परीक्षा भी है। देखिए,
कांग्रेस के लिए तो असाधारण धक्का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार में लालू और नीतीश के कंधे पर भले 27 सीट लिया, लेकिन लगातार वो पराजित हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को अपनी नीति, अपना नेतृत्व और अपनी रणनीति पर गहराई से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी आखिर क्यों उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। वाम मोर्चे की उम्मीद अगर केवल 2 जगह से ही थी, अगर पश्चिम बंगाल में इस बार वापस नहीं आए तो फिर उनके लिए अपने कैडर को अपने साथ रखना और खड़ा करना निहायत कठिन काम होगा, तक ही रह जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि उनको संसद चलाने में जो कठिनाई आती है तो संसद में वाम मोर्चे की और कांग्रेस की आक्रामकता घटेगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर आकलन आपने प्रस्तुत किया। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।